जी, मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास और सबसे पहले मैं दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि भारी संख्या में न्यूज़ टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं और न्यूज़ टाइम अब 100 से अधिक देशों में देखा जा रहा है, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नीचे एक सुपर स्टिकर भी दिया हुआ है जहाँ पर हमारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। आपको लगता है बीच में कि अगर छोटी-छोटी हमारी आप आर्थिक सहायता करेंगे तो हमें आपके सामने एक निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को लाने में मदद मिलेगी, तो हमें आपके सहयोग की भी ज़रूरत होती है और आप सबको मैं धन्यवाद तो करना ही चाहूँगा। विवेक जी, ये कहा जाता है कि भारत में अगर हमने कुछ नहीं किया तो मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएँगे और हिंदू खत्म हो जाएँगे। पर ये कैसा हिंदुस्तान है जहाँ के लोग भाग-भाग कर एक क्रिश्चियन मुल्क में जाके अपना भविष्य ढूँढते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी ब्रिटेन में, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में और बहुत बड़ी संख्या में हमारे ये हिंदू सारे के सारे एक मुस्लिम राज्य जिसे कि दुबई कहा जाता है, यूएई कहा जाता है, वहाँ जाके अपना ठिकाना ढूँढते हैं और पिछले साल 2022 में 32,000 करोड़ के मकान इन्होंने खरीदे हैं, प्रॉपर्टी खरीदी है दुबई के अंदर और 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है लंदन में, यानी कि लंदन मतलब ब्रिटेन के अंदर खरीदी है। यानी कि हम हिंदुओं का विश्वास अपने हिंदुस्तान पे ना होके एक मुस्लिम राज्य के ऊपर, एक क्रिश्चियन राज्य के ऊपर ज्यादा है और इधर बैठ के हम उन्हीं मुस्लिम्स को और क्रिश्चियन को गालियां देते हैं और फिर वहीं जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहीं जाके अपने बच्चों का भविष्य ढूंढते हैं। अजीब किस्म की बात है साहब, अजीब किस्म का एक पैराडॉक्स है। और ऊपर से हम अपनी जो पढ़ाइयां हैं वो एक लोग जहां अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की बात करते हैं, हम उसको मुझे लगता है कि मदरसाकरण कर रहे हैं, हिंदुओं का मदरसाकरण कह सकते हैं। तो हम अपनी शिक्षा को हिंदुओं के मदरसे के अंदर चेंज कर रहे हैं, जहां पे वो बच्चे वो पढ़ेंगे जो आप पढ़ाना चाहें। तो क्या फ़र्क हो गया फिर वो इस्लाम के मदरसे हों या हमारे मदरसे हों। जजेस भी अब मनुस्मृति की और रोज़ अपना गीता को कोट करते रहते हैं अपने जजमेंट्स में और आगे कह के और अब 33 शिक्षाविदों ने त्याग पत्र भी दे दिया है। तो पूरे परिदृश्य पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा विवेक जी। और आप तो नागपुर से आते हैं, आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है, कड़ी नज़र भी आपकी रहती है उसके ऊपर। जी। जी, जी। अ, ये आरएसएस का जो बेसिक थिंकिंग है, उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है। जो कुछ जिस तरह के बदलाव आरएसएस जिस तरह के बदलाव का पक्षधर हमेशा ही रहा है, उसी तर्ज पर ये सारे बदल किए जा रहे हैं। पिछले 9-10 सालों में अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, तो अच्छी बात है वो कुछ अगर जो टेक्स्ट बुक्स है उसपे चेंजेस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये लोग विरोध करेंगे। लेकिन जहाँ तक एनसीईआरटी की किताबों का सवाल है, सारे मुद्दों पर मुझसे पहले जिन्होंने बात की उन्होंने कहा ही है। ये डार्विन का सिद्धांत हो जो निकाल दिया, अब ये कह रहे हैं एनसीईआरटी की जो प्रमुख है उनकी इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक लेख छपा जिसमें वो कहते हैं कि ये तो झूठ है। डार्विन का सिद्धांत जो है वो 11वीं-12वीं के कक्षा में कहीं तो भी उन्होंने इंक्लूड किया है। उसके पीछे देखिए उसके पीछे भी एक स्कीम है। डार्विन का सिद्धांत पहले 9वीं-10वीं कक्षा में था। और वो हमारे देश में 10वीं कक्षा के बाद बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाते हैं लोग। और उसके बाद फिर 10वीं कक्षा के बाद साइंस स्ट्रीम लेने वाले भी बहुत कम होते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स में लोग चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर कम से कम विद्यार्थी जो है वो डार्विन के सिद्धांत को एक्सपोज़ हो, ये है स्कीम। ये देखिए इनके दिमाग कैसे चलते हैं। तो ये अच्छा उसका जस्टिफिकेशन दे रहे कि हमने तो 11वीं-12वीं की किताब में डाल दिया है। आप कहाँ से कह रहे हैं? सिर्फ हमने थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा भारी वज़न जो है किताबों का कम करने के लिए तो 9वीं-10वीं की कक्षा से निकाल लिया है। लेकिन जिस उम्र में डार्विन का सिद्धांत का इम्प्रेशन बच्चों के दिमाग पर पड़ना चाहिए, वो इम्प्रेशनेबल एज से उस सिद्धांत को बाहर निकाल दिया जाए। ये है इनका दिमाग इस तरह से चलता है। जिस तरह से बाल स्वयं सेवक जो है उसको बचपन से शाखा में ले जाते हैं और उसके दिमाग पे एक ही विचार का इम्प्रेशन पड़ता है। उसको पता ही नहीं होता कि दुनिया में और भी तरह के विचार हैं और वो भी उतने ही ग्राह्य है, जितना शायद उनको जो पढ़ाया जाता है वो है। तो इस तरह से एक यूनिफ़ॉर्म एक आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, एक यूनिफ़ॉर्म विचार को सबके लिए एक्सेप्टेबल बनाना और बाकी सारे विचार जो है उसको कूड़े-कचरे के इसमें फेंक देना, ये एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से इनका चल रहा है। तो डार्विन का सिद्धांत इनके लिए इसलिए ऑब्जेक्शनेबल है कि डार्विन ने कहा है कि भई
इंसान जो है एक उत्क्रांति का प्रोडक्ट है। ये कोई, लेकिन सारी जो सभ्यताएं हैं, मतलब क्रिश्चियन, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ये सारे ये मानते हैं कि भगवान ने मानव जाति को निर्माण किया है। अब जब उत्क्रांति से मानव निर्मित हुआ है, इस तरह का विचार सामने आएगा बच्चों के सामने, तो बच्चे सवाल पूछेंगे, अरे फिर भगवान ने बनाया, ऐसा कैसे बताया जाता है? तो लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास शायद कम हो जाएगा, ये डर है। तो जो आपने एक इमेजिनरी एक पावर, दुनिया को आप बताते हैं कि इस तरह की कोई पावर है, उस पावर में ही किसी का विश्वास अगर कम हो जाए, तो इनकी जो धर्म सत्ता है वो हिल जाएगी। इनको तो अपनी धर्म सत्ता बनाए रखना है। तो ये सारा पूरा इतना सारा वो विचार करते हैं, और इस विचार के तहत पूरी स्कीम बनाते हैं, और जो जो इनकी धर्म सत्ता को जिस बात से भी सेंध लगे, जिस बात से भी इनकी धर्म सत्ता को धोखा पहुंचे, वो सारी बातें हटा देना, ये इनका एक प्रोजेक्ट है। अगर आपने कर्नाटक की किताब में हेडगेवार का चैप्टर डाला है, तो आप ये भी चैप्टर डालिए कि संघ ने भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम भारत का जो था, उसमें संघ ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? इसके ऊपर भी आप बताइए, आपका आकलन क्या है? आपने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? हिम्मत है तो बताइए, लिखिए एक चैप्टर। मैं आपको बताता हूँ, कुछ सालों पहले सरसंघ चालक जो अभी के हैं मोहन भागवत, उनका विजयादशमी के इसमें एक मैंने भाषण कवर किया था उस समय पत्रकार के तौर पे। उन्होंने इसका एक बहुत ही वेग एक एक्सप्लेनेशन दिया था, और वो हिम्मत नहीं पड़ती है डायरेक्ट कहने की, तो इस तरह से कहते हैं कि भाई कोई समझ ना पाए उसको, तो बहुत क्लिष्ट तरीके से, बहुत ही मुश्किल तरीके से कहना। उन्होंने ये कहा, जो मैंने रिपोर्ट भी किया था, उन्होंने ये कहा कि बहुत लोग उस समय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अच्छी बात है, वो भी करना ज़रूरी था। देखिए शब्द का प्रयोग देखिए, वो भी करना ज़रूरी था। लेकिन हेडगेवार जी ने जो किया, वो तो किसी के दिमाग में भी नहीं आया था। उन्होंने वो काम किया जो कोई भी नहीं सोच रहा था। बस इतना कह के वो अपनी उस बात को खत्म करते हैं। तो कहीं भी मतलब ये भी मतलब टीका के रूप में भी आप नहीं देख सकते इसको, कि स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग काम कर रहे थे, वो तो ठीक है भाई, वो ठीक है, अच्छा है। मतलब ये कहने का टोन इस तरह से था कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हेडगेवार जी ने किया, वो तो इतना बड़ा काम था। इस टोन में वो सही बात कही गई। अगर आप में हिम्मत है, ये तो आप कहिए कि हेडगेवार जी ने जो काम किया, वो इस देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हिम्मत से कहिए, आप रखिए बात। आप हिम्मत से कहिए कि गोडसे ने जो गांधी जी का खून किया, वो सही था। आपकी तो आइडियोलॉजी थी जिससे प्रेरित हुआ था वो। आप टेक्निकली ये कह रहे थे कि वो हमारा स्वयंसेवक नहीं था वो किसी ज़माने में आपका स्वयंसेवक। हिंदू महासभा में चला गया हो, ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजी तो आपकी ही थी ना, हिंदू महासभा की और आपकी, या फिर सनातन संस्था जो भी है, बजरंग दल, आइडियोलॉजी तो एक ही है, उसी आइडियोलॉजी से प्रेरित था वो। तो आप क्यों नहीं स्पष्ट शब्दों में उसकी भर्त्सना करते हैं? गोडसे की नहीं करते आप तो ये कहने लगे कि वो देश का सपूत था, आपके लोग ये कहने लगे। तो अभी इनका असली रूप जो है वो, तो ये किसी भी जो जो नए विचार है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो विचार आए हैं, जिन विचारों से पुराने विचार, दकियानुसी विचार जो है, वो पूरे उसके जो जाले लगे हुए थे वो दूर हट गए। तो इनको फिर से वही विचार पुनर्स्थापित करना है। इनके एक अब क्या है कि इनका जो इतिहास है वो आप बहुत आपको हंसी आएगी। इनका एक कोई इतिहास एक्सपर्ट है इतिहास का, वो उसका सर उनका कोई इतिहास ही नहीं है एक्चुअली जिसपे वो गौरव कर सके। जो भी इतिहास है शर्मनाक इतिहास है उनका। नहीं, उनका अपना जो 100 साल का इतिहास है उसमें तो कुछ भी बताने लायक नहीं है। क्या किया है उन्होंने, वो तो कुछ बताने लायक नहीं। लेकिन ठीक है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा भागवत जी ने कहा कि हेडगेवार जी ने जो किया वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन कोई सोच नहीं रहा था, और बाकी सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम में लगे रहे। अब ऐसा है कि जिन्होंने पहली फिल्म बनाई इस देश में, दादा साहेब फाल्के, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिल्म बनाई। सीवी रमन ने क्या किया? सीवी रमन ने फिजिक्स में संशोधन किया, उन्होंने वहां पर, तो कोई उनको दोष तो नहीं देता है। उन्होंने वो काम किए जो इस देश के लिए आवश्यक थे। तो कोई जरूरी नहीं था कि वो स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करे। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस देश में
इस देश के दो फाल हो जाए, इस देश के दो भाग हो जाए, वो काम किया। तो आपके ऊपर टीका तो होगी। कोई सीवी रमन पर टीका नहीं कर रहा है कि आप तो फिजिक्स में लगे रहे, यहाँ तो देश को स्वतंत्रता दिलाने की बात चल रही थी और आप फिजिक्स का नोबेल प्राइज लेने में लग गए थे। और अगर कोई फाल्के जी को कहे आप क्या ये कर रहे हैं, फिल्म क्या इस देश की जरूरत है? फिल्म फिल्म तो बाद में बनाई जा सकती है, आपने देश के लिए क्या किया? इस तरह के सवाल जी, इन दोनों से तो ऐसे लोगों से हम नहीं पूछेंगे, लेकिन आपसे जरूर जी, पूछेंगे। इनसे जब जी, पूछा जी, जाता है तो इस तरह का वो एक परवर्स आइडियोलॉजी सामने लाते हैं। तो योगेंद्र यादव और उनके जैसे जो लोग हैं, हास्यास्पद ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम इसमें से हटा दो, और ये जैसे स्कूल के बच्चे मुजोरी करते हैं उस तरह से मुजोरी कर रहे हैं कि हम आपका नाम नहीं निकालेंगे। ये क्या बात हुई? मैं अगर योगेंद्र यादव जी के जगह रहता, मैं तो कोर्ट में जाता और मैं कोर्ट से कहता कि मेरा नाम इसमें से बिल्कुल हटा दीजिए। वो तो सभ्य है, इसलिए वो इस बात पर बिल्कुल शांत हो गए कि ठीक है भई, आप नहीं निकालना चाहते, मैंने अपनी बात रख दी। लेकिन ये बात तो कोर्ट में ले जानी चाहिए और कोर्ट से इसके ऊपर एक निर्णय लेना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि हमारा नाम इसके साथ में एसोसिएट ना हो, जी सर, तो उनका नाम जी, निकाल देना चाहिए। ऐसा ऐसा एक नतीजा कोर्ट से आना ज़रूरी है। अगर ये नहीं मान जी, रहे तो ये लड़ाई जी, जो है उसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। दरअसल हम सभी उस लड़ाई को यहाँ पर फिलहाल लड़ रहे हैं ताकि हम अपने लोकतंत्र को बचाएं। और हमारे एक कोई दर्शक हैं, मैं अनिल जी के पास आता हूँ, समय कम है, 2-2 मिनट की टिप्पणी चाहूँगा सिर्फ। वो लिखते हैं कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो हम वहाँ पर लोकतंत्र चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, स्वस्थ खुले दिल का समाज चाहते हैं। लेकिन यही लोग भारत के अंदर एक कट्टरवादी समाज चाहते हैं, हिंदू समाज चाहते हैं। तो वहाँ जाके उनको लोकतंत्र चाहिए, विदेश में जाके, और यहाँ आके उनको कट्टरवादी समाज चाहिए। ये इंडियन डायस्पोरा का जी, एक बड़ा गिरीश जी। हिस्सा है। आप कुछ कह रहे थे? गिरीश जी, गिरीश जी, जी, ऐसा है, आप जाइए किसी भी देश में, वहाँ जाकर आप देखिए, वहाँ जाकर हमारे लोग गेट्टोज़ बनाते हैं। बहुत बहुत कम ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो वहाँ की सोसाइटी में घुल-मिल कर रहते हैं, वहाँ उस सोसाइटी को, उस देश को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे लोग वहाँ पर जाकर भी गेट्टोज़ बनाते हैं। हम मुसलमानों से इस देश के प्रति क्या लॉयल्टी है, इसके सवाल पूछते हैं। हाँ, आप जब अमेरिका में जाते हैं, आप जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहाँ आप क्या बनाते हैं? अपने गेट्टोज़ बनाते हैं और आप अपने गेट्टोज़ में ही रहते हैं। तो ये जिसको कि एसिमिलेशन कहते हैं, हम इसकी दुहाई बार-बार देते हैं कि हिंदू समाज जो है वो उसने सारे लोगों को एसिमिलेट किया जो बाहर से आए। अगर ऐसी बात है तो उसका उदाहरण आप बाहर जाकर प्रस्तुत क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं जाकर वहाँ की सोसाइटी के साथ एसिमिलेट होते हैं? आप गेटोज़ क्यों बनाते हैं? तो ये जो विरोधाभास है, ये बहुत हास्यास्पद है। इस तरह की बातें करने से हमने परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सहमत हूँ। बल्कि अमेरिका के अंदर भी दलितों का